हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित पढ़ रहे थे। 3-4 जो वीडियो अपलोड हो गए हैं उनके 2 MCQs वाले वीडियो भी अपलोड किए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि MCQs वाले भी पर्सन आपको बेहद पसंद आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमारे चैनल को शेयर किया होगा ताकि लॉकडाउन के समय तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुँच सके। ठीक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और विज्ञान से संबंधित आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमारे इस CMAC यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होंगी और आपकी एग्ज़ाम में भी क्या है रामबाण साबित होने वाली हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ और एक क्रमबद्ध से आपको क्या है प्रत्येक टॉपिक के वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये देखिए कि कम से कम आपके जो भी एक चैप्टर होता है उसका क्रमबद्ध आपका अध्ययन ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और लॉकडाउन के समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां विज्ञान से संबंधित प्राप्त होने वाली है हमारे CMAC यूट्यूब चैनल से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद ही पसंद आता होगा ये वीडियो वगैरह। पसंद वगैरह आता है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, न बोलें। ठीक है, हम आते हैं हमारे प्रकरण प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखो हमने नेक्स्ट जो वीडियो वगैरह पढ़ा था उसमें ये जान लिया था कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होते हैं। तो 1 मिनट आपका रिवाइज हो जाता है। सबसे पहले देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या बताई थी। बाह्य उद्दीपक के प्रति होने वाली तत्काल अनुक्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। फिर अगर देखें प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी, तो मार्शल हॉल ने, और प्रयोग किसने किया था, पावलोव ने। कुत्ते पर घंटी वाला प्रयोग समझाया गया था। फिर अगर देखें MCQs में भी डाला गया था कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं, अबंधित और प्रतिबंधित। अबंधित यानी अनैच्छिक जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और बंधित यानी जो अर्जित होती हैं ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक। फिर देखिए अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता किसमें नहीं होती है, अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया में, और बंधित में अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण भी हमने कर लिए थे, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुख से लार का आना किस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों, अबंधित। और गाड़ी चलाना, लिखना, पढ़ना किस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों, बंधित प्रकार की है। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो संचालन यानी करता है मेरुरज्जु के द्वारा होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग होता है। मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क होता है। तो लास्ट तक हमारा वीडियो देखिए दोस्तों और विभिन्न प्रकार के तथ्य के बारे में आप जानिए और आपके सभी जो रिट है, राजस्थान पुलिस है या पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये रामबाण साबित होने वाला है। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट जो है कौन सा भाग। ये तो हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी यहाँ तक जो पढ़ा वो CNS के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, डायरेक्ट अगर देखें परिधीय तंत्रिका तंत्र से आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर देखें तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कितनी दोस्तों, 31 जोड़ी। याद रखेंगे ऑप्शन में 33 देता है। 33 हमने क्या पढ़ा था, कशेरुकों, भूलना नहीं इसको। ठीक है, फिर दूसरा देखें तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी, 12 जोड़ी। ठीक है, और 12 जोड़ी और क्या होती है, रिब्स की संख्या, पसलियां भी कितनी होती है दोस्तों, 12 जोड़ी होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8। अलग अलग फैक्ट होती हैं, तो 2 क्वेश्चन और आप ये ध्यान में रखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पढ़ेंगे मेनली वो ही, यानी अडिंग डालना न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो न्यूरॉन ही है दोस्तों। ठीक है, या तंत्रिका कोशिका से संबंधित है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में।
ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ये इसका इम्पोर्टेंट जो है। सबसे पहले अगर देखें कि न्यूरॉन क्या है, ठीक है, ये जाने लिया कि अगर देखें तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी बताइए दोस्तों? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी बताइए आपको? 31 जोड़ी। ये याद रखना। 33 क्या बताई गई थी आपको? कशेरुकाएं बताई गई थी, ठीक है। और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 8। कपाल हड्डियों की संख्या हमने कंकाल तंत्र के बारे में जाना था। अब देखिए सबसे पहले न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का मैं उपनाम बताऊं या उपनाम से समझ नहीं, सॉरी, तंत्रिका तंत्र की से क्या कहते हैं? इकाई। एक तो ये यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक। हमारे अंदर अगर देखें तो न्यूरॉन विभिन्न प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क उन संकेतों का क्या देता है? आदेश देता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसीलिए इसे दोस्तों क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहते हैं। दोस्तों किसे कहेंगे? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है, वो इकाई हम न्यूरॉन को कहेंगे। अब देखें कि तंत्रिका कोशिका की इकाई कहलाती है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखा जाए संख्या अनिश्चित है। सबसे ज्यादा जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसीलिए मस्तिष्क को शरीर का सबसे जटिल अंग कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसी कोशिका का उपनाम क्या हो गया? शरीर की जटिल कोशिका। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि शरीर की सबसे जटिल कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। ये फिर अगर यहाँ देखें तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल्स भी कौन सी होती है? ऑब्लिक सबसे लंबी जो सेल्स होती है वो भी कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स यानी अगर देखें तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन होती है, या तंत्रिका जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे जटिल कोशिका ऑब्लिक शरीर की सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में अगर ये देखें तो इसकी संरचना से संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर ये देखें कि न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में, यानी इसके मुख्य 3 भाग होते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, वो तीनों भाग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 भाग मुख्य कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये उंगलीनुमा उभार जो होते हैं, ये उंगलीनुमा उभार को क्या कहेंगे? यानी इन्हें तो कहेंगे डेंड्रोन, डेंड्रोन या डेंड्रोसाइट्स, अलग अलग नाम मिल सकता है, डेंड्रोन ही कहते हैं। फिर अगर देखें तो ये है केंद्रक, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग कहलाता है साइटोन, और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कहलाता है एक्सोन, ठीक है। एक्सोन भाग। ये तीनों भाग हम ध्यान में रखेंगे। फिर अगर देखें तो किसमें? साइटोन में क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? निसेल्स के कण पाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो ये है निसेल्स कण। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ठीक। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन का कौन सा भाग नहीं है? कि न्यूरॉन का भाग, तो डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। जैसे पिछली बार राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन किसका भाग नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखें डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन, और एक दे रखा था बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट कहाँ का भाग है? किडनी का भाग है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 भाग तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि न्यूरॉन के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, डेंड्रोन है, साइटोन है, एक्सोन, और क्रम से भी ध्यान में रखेंगे ये, ठीक। क्योंकि आवकों का संचरण होता है डी से डेंड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, और एक्सोन से आगे ये इसमें। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि केंद्रक किस भाग में होते हैं? तीनों ऑप्शन दे सकता है आपको। निसेल्स कण किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये, ठीक है। माइलिन आच्छिद का ये यहाँ पर आवरण पाया जाता है,
ये माइलर आचर का, ठीक। अब देखें एक न्यूरॉन, अगर ये देखें कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं यहाँ पर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक। और इस भाग को हम कहते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस भाग, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब यहाँ देखें तो ये कौन सा हो गया, एक्सोन वाला भाग है, और ये कौन सा हो गया, डेंड्रॉन वाला। यानी अगर देखें तो सिनेप्सिस कौन सा भाग कहलाएगा दोस्तों, तो एक न्यूरॉन का एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन के मध्य का भाग क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आवेगों के संचरण को अगले न्यूरॉन में धकेल देते हैं। अब संवेदनाएं या आवेग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो एक ये मेथड। अब देखें सिनेप्सिस की खोज किसने की थी, यानी सिनेप्सिस की खोज किसने की थी, तो शेरिंगटन ने, एक वैज्ञानिक है जो शेरिंगटन है, उन्होंने किसकी, सिनेप्सिस की खोज की थी। और क्या बन सकता है, शरीर की सबसे जटिल, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन है। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शरीर की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर की अविभाजित सेल्स या जो कोशिका होती है, वो कोशिका भी कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए है। यहाँ अगर तंत्रिका तंत्र वाले भाग में देखें तो इस 10 या 15 मिनट की वीडियो में हर एग्जाम, जैसे रिट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, या साइंस मैथ वालों के लिए राजस्थान पुलिस, पटवार, सेकंड ग्रेड तक की एग्जाम में यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो वो वापस एक बार देखें। सबसे पहले देखें कि न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, शरीर की सबसे लंबी और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। फिर न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सोन। पूछ सकता है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर देखो निसेल्स के कण किस में पाए जाते हैं, दे सकता है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, किडनी, हृदय, ऐसे। तो किस में करेंगे, न्यूरॉन में करेंगे। और शरीर की अविभाजित कोशिका भी कौन सी होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है, ठीक। फिर देखें न्यूरोट्रांसमीटर किस में है, तो न्यूरॉन में पाए जाते हैं। किस भाग में, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस क्या होता है दोस्तों, एक न्यूरॉन का एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस वाले फिर देखें तो सिनेप्सिस की खोज किसने की दोस्तों, शेरिंगटन ने ही सिनेप्सिस की क्या की थी, खोज की थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि शेरिंगटन ने सिनेप्सिस की खोज की थी। तो ये है न्यूरॉन, इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। यहाँ न्यूरॉन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि न्यूरॉन हमने तंत्रिका कोशिका जो पढ़ी आपको समझ में आया होगा, और साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और जुड़े हुए हैं तो पीछे के जो वीडियो वगैरह होते हैं वो प्लेलिस्ट में आपको क्रमबद्धता से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकॉन का बटन दबा देते हैं, तो जैसे ही मेरा सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को आप ओपन करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में आपको क्रमबद्धता से जिस जिस टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं आपको अपलोडित वीडियो जो हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, अगर आप चैनल पर अभी ही साथ में जुड़े हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रकरण है, टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।